झारखंडी भाषा खतियान संघ समिति, ठीक है। अब तिथि समय लेकिन अभी आवाज़ उठल हो, अभी 1.5 साल पौने 2 साल भी दिन भई गेलो, तो ये आंदोलन के और आगे कैसे ले जाए। जैसे बात के हमने कोनो आंदोलन में कभी रोड जाम कर रही है, कभी आंदोलन करे हमने रांची चल जाइए, विधानसभा के चल जाइए, भीड़ तो खूब जुटो, कौन टा अपन लगो, कौन टा दोसर के लगो, कैसे चिन्ह। अभी बात के मैंने पोर्सों में कोनो मुद्दा उत्पन्न हो यहाँ से, तो ओकरा में राज्य स्तर पर कैसे ले जीबे, हो बड़ा मुद्दा, लेकिन यहाँ के प्रशासन ये तो दबाई रही दल जान रहे ऊपर उठलो ना, जानतो कैसे, तो ओकरा एगो संगठन के रूप दिया जाए। हमने वह संगठन के हमने विस्तार कर लियो और आदमी सबके जगवे ला लियो, जे लोग ना जागल अपनी जगह आंदोलन में आगे आवा, अपन हक अधिकार अपन संस्कृति के बचवे खातिर लड़े भेतो, बिना लड़ले झारखंड कुछ ना भेतो। जन्म भेलो कमेबे खरमे खटबे और गुलामी तरफ मर जीवे, कुछ यहाँ ना पाए पार भी। तो बस ओकरे वास्ते हमने आए लियो पंचायत विस्तार करे ले, लोग के जगवे वास्ते सब मोतीलाल महतो जी आए रहे, उनमें केंद्रीय संयोजक हो, ओकर बात सुना। और यह मतलब जितना मेंबर अभी यहाँ जुटल है, सबसे एगो गुजारिश है कि एगो अध्यक्ष एगो सभा के लिए अध्यक्ष और संचालक के लिए जरूरत हो वो है, उसके संचालन करता के एगो नाम जा मेंशन करबे, संचालन करते बहुत अच्छे तरीका से। और मोतीलाल महतो जी आ रहा तो बात सुना समझा किया जा रहा है, तो आज हम संचालन करने का आदेश श्री पति महतो को देते हैं। चलिए समर्थन चलिए चलिए इटाली इटा ए हल्ला अध्यक्ष महोदय को भी जोहार और संचालक महोदय को भी जोहार। आज विगत 2 वर्षों से आप लोग देख रहे हैं कि एक आंदोलन चल रहा है जो बहुत ही बड़ा, और मतलब एक झारखंड आंदोलन जैसा हुआ था उसी तरह से एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। समझिए कि एक विद्रोह है, और ये विद्रोह इतना बड़ा क्यों हो गया। झारखंड तो हम लोग को मिल गया, लेकिन इतना विद्रोह क्या है, कागज़ के लिए इतना हम लोग काहे लड़ रहे हैं, इतना मारकाट काहे कर रहे हैं, इतना लाखों की संख्या हम लोग काहे निकल रहे हैं। ये एक्चुअली में दूसरा झारखंड की लड़ाई है। एक झारखंड हम लोग को भौगोलिक रूप से मिला है, और एक झारखंड जो है जिस दिन ये 32 का खतियान लागू होगा उस दिन एक दूसरा झारखंड मिलेगा। ये दूसरा झारखंड हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भौगोलिक रूप से जो झारखंड मिला है उसमें झारखंड तो मिला, लेकिन अधिकार नहीं मिला। अधिकार की बात करें तो आप ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक किसी भी पैराग्राफ को देख लीजिए, चाहे आपका डीसी से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक, सभी के सभी बाहरी लोगों का कब्जा है झारखंड में। जो अन्य राज्यों में जितना भी भारत का राज्य है वो किसी भी ऐसा राज्य में ऐसा स्थिति नहीं है, केवल झारखंड में ऐसा स्थिति है कि आज जितना भी ऑफिस चल जाइए सभी ऑफिस में बाहरी लोग बैठे हुए हैं। सारे झारखंड तो अलग हो गया, लेकिन हम लोग को क्या थे उस समय थोड़ा सा शिक्षा की कमी था, जिसके कारण से हम लोग पद में नहीं थे। और वही कारण से जब झारखंड अलग हुआ तो सारे लोग जो उधर के थे, जो उत्तर बिहार के जो लोग थे, हम लोग दक्षिण बिहार में आते थे, तो उत्तर बिहार के जितने लोग थे सब आ गए हम लोग के दक्षिण बिहार। मतलब झारखंड अलग हुआ तो सब ऑफिस में वही लोग बैठ गए। तो जिस कारण से हम लोग का शोषण इस तरह से हुआ कि चाणक्य एक बात कहता था कि कभी भी विदेशी माँ से उत्पन्न हुआ बच्चा कभी उसका राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम या राज्य प्रेम नहीं हो सकता है। वो अपना ही विकास देखेगा, कमाएगा पैसा यहाँ से लेकिन विकास करेगा वहाँ का, कमाएगा झारखंड का लेकिन विकास करेगा बिहार का, कमाएगा झारखंड से लेकिन घर बनाएगा जाके बिहार में, यहाँ के बारे में नहीं सोचेगा। और यहाँ घर बनाएगा तो केवल अतिक्रमण के लिए बनाएगा, विकास के लिए नहीं बनाएगा, जितना अधिक से अधिक उसको होगा कि लूट सके। ये तो इस मामलों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि 1932 खतियान है क्या, इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 1932 खतियान आखिर है क्या। देखिए झारखंड में जो है ना, झारखंड में 4 प्रकार का सर्वे हुआ। एक हुआ 1908 का सर्वे जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। दूसरा सर्वे हुआ 1932 का सर्वे, तीसरा सर्वे 1954 का, और चौथा सर्वे 1964 का। ठीक है, तो जो पहला सर्वे है वो है कडस्ट्रल सर्वे, और दूसरा सर्वे है वो है बाद में बता देंगे, सारे क्लियर। आप पहले सुन तो लीजिए। तो 2 सर्वे जो हुआ, रिविजनल सर्वे और कडस्ट्रल सर्वे। कडस्ट्रल सर्वे जब शुरू हुआ, हम लोग झारखंड में अपने जमीन के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कम से 100 से 150 लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद इस सर्वे को एक कमेटी बैठाया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आखिर हम लोग पूरा भारत में राज कर रहे हैं लेकिन इतना विद्रोह केवल झारखंड में ही क्यों हो रहा है। तो इसलिए एक कमेटी बैठा, तो उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था अंग्रेजों को कि झारखंड के जो लोग हैं अपनी माटी को माई के समान मानते हैं, यानी माटी का है उसके अगर उसके अंश में दे दिया जाए, उसके अधिकार में दे दिया जाए, उसका जल जंगल सब जमीन को सुरक्षित कर दिया जाए तो विद्रोह ही स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो उस कमेटी ने तब हम लोग का झारखंड का जो कमिश्नर था उस समय जे.एच. हॉफमैन था, तो जे.एच. हॉफमैन क्या किया, उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर
सबसे पहले सर्वे करवाया 1902 ईस्वी में प्रारंभ हुआ पहला सर्वे और ख़त्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 को। इसी को हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और CNT एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में CNT हम लोग बोलते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के लागू करने के पहला पैराग्राफ इसका कहता है कि इस कानून को बनाने का मेन मकसद था, देखिए हम लोग उस समय बिहार में थे, बिहार में क्या, बिहार भी नहीं बना था उस समय, बंगाल ही था, बिहार बंगाल उड़ीसा सब उसमें बंगाल में ही था। ठीक है, वो एक ही राज्य था। 1912 में बिहार अलग हुआ, तो उस समय छोटा नागपुर के लिए एक अलग कानून बना दिया गया। बिहार में रहते हुए, बंगाल में रहते हुए हम लोग का एक अलग कानून बन गया कि यहाँ के लोगों के लिए, मतलब जो 18 जिला था झारखंड का, उसके लिए एक अलग कानून बना, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और उस कानून में पहला पैराग्राफ कहता है कि इस कानून को बनाने का मेन मकसद जो है कि यहाँ के जो भोले भाले जनता है, भोले भाले लोग हैं, जो थोड़ा अनपढ़ है, अशिक्षित है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो इनकी ज़मीनों को ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा छीना जा रहा है। इसलिए पहला पैराग्राफ कहता है कि इस कानून को बनाने का मेन मकसद है यहाँ के लोगों के, उनके ज़मीन को सुरक्षित करना, यानी बचाना। मतलब यहाँ के ज़मीन यहाँ के लोगों के अलावा कोई नहीं खरीद सकता। और उसका संविधान बनाया, बेसिकली उसका संविधान बना, उसका धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों की ही ज़मीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। मतलब कि समझिए कि अगर कोई भोगला सोरेन है नावाडी थाना का, और कोई मंगरा सोरेन है डूमरी थाना का, और अगर ये ज़मीन अगर उसको बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता, समझिए। और उसका धारा 46 का ख कहता है कि अगर कोई OBC है तो केवल, अगर मान लीजिए मोतीलाल महतो है तो, और अगर जयराम महतो को अपना इथी बेचना चाहे, क्योंकि जयराम महतो धनबाद जिला का है, गिरिडीह जिला का है, अगर हम अपना ज़मीन उनको बेचना चाहे तो नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि उसका जिला नहीं है, सेम जिला होना चाहिए ताकि ज़मीन का हस्तांतरण रुके। लेकिन आप बात देखिए कि यहाँ से अपरा छपरा गंगा पार जहाँ से आया, OP बिहार गुजरात जहाँ से भी लोग आया, यहाँ ज़मीन खरीदी है। कैसे खरीदा? यानी CNT का उल्लंघन करके, ज़मीन का अतिक्रमण करके। आज आप इसका पूरी उदाहरण है, आप बोकारो चले जाइए, झारखंडी नहीं, वहाँ घर बनाए ना लोग, तो कैसे बना लिए जब वहाँ CNT लागू है। आप धनबाद चले जाइए, आप सामने यहाँ बेरमो है, बेरमो चले जाइए, आप जमशेदपुर चले जाइए, आप वहाँ एक विधायक एक सांसद नहीं बना सकते आप अपना। झारखंड में 18 सांसद 18 विधायक बाहरी बन गए हैं। कैसे? यहाँ ज़मीन का अतिक्रमण करके यहाँ बस गए और डेमोग्राफी को ही चेंज कर दिया। इतना बाहरी लोग घुस गए कि देखिए सिंपल सी बात है कि एक विधानसभा में कितना 72,000 वोटर, 72,000 पैमाना तय करता है जनसंख्या के आधार पर। 40-50 हज़ार उनका जनसंख्या हुआ, एक विधानसभा लेके चला गया। तो इस तरह से ज़मीन को अतिक्रमण करके डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। इस तरह से सांसद 18 का सांसद और विधायक जो बाहरी बना हुआ। एक बात बताइए, झारखंड का कोई ऐसा आदमी है या कोई व्यक्ति है जो झारखंड के बाहर जाके यूपी में, गुजरात में, बिहार में कोई सांसद और विधायक बना है? कोई नहीं। एक भी उदाहरण हमको दिखा दीजिए। अरे उतना तो छोड़ दीजिए, कोई वार्ड मेंबर भी बना है, कोई मुखिया भी बना है। लेकिन हम लोग कितना भोला भाला लोग हैं कि हम लोग यहाँ विधायक और सांसद बना लें। इसलिए पहले हम लोग बोले थे कि बाहरी भाषा ना चलतो, बाहरी संस्कृति ना चलतो, और साथ साथ में बाहरी विधायक, बाहरी सांसद और बाहरी लोग भी ना चलते। इटा के गांठ बांधे। तो पहला 1908 का सर्वे अकर मतलब ई हमनी के सुरक्षा कवच लगो, सुरक्षा कवच हमने सुरक्षा कर लो। जैसे वो कहावत है, कवच कुंडल गया तो क्या हुआ, प्राण तो है। कवच कुंडल गया तो क्या हुआ, प्राण तो है। भुजा में शक्ति, धनु पर बाण तो है। तो जब कर्ण को जब मारना हुआ था ना, तो सबसे पहले देखिएगा उसके साथ षड्यंत्र क्या किया गया था कि सबसे पहले उसका कवच कुंडल को ही ले गया गया था। क्योंकि जब कवच कुंडल उसको रहता तो उसको कोई नहीं मार सकता। एक कहानी के हिसाब से समझिएगा, ठीक है, किसी धार्मिक दृष्टि से नहीं समझिएगा, कहानी के हिसाब से समझिए। जब उसको मारना था तो सबसे पहले कवच कुंडल को ले लिया गया था, क्योंकि कवच कुंडल उसके पास रहता तो उसको नहीं मार सकता। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि CNT का अतिक्रमण ही कर दिया। क्योंकि जब यहाँ वो लोग बैठेगा, यहाँ लोग जब बसेगा, तभी तो लोग विधायक और सांसद बनाएगा, और विधायक ही सांसद तो नीति बनाता, सिंपल सी बात। तो इसीलिए आज देखिए, आज पूरा सारा नीति बाहरियों के पक्ष में बन रहा है। मतलब कवच कुंडल का पहले हरण किया, यानी CNT का सबसे पहले हरण किया, उसके बाद वो लोग आके बसा, और आके बसने के बाद अपना विधायक और सांसद बनाया, और आज देखिए उनके पक्ष में ही नीति बन रहा है। 60-40 का नीति क्या है, उन्हीं के पक्ष में। आज तक स्थानीय नीति परिभाषित ना होना क्या है, उन्हीं के पक्ष में। आज दादा अभी खिरोधर धाम बतौल कि तो बनवा जिम्मे तखन हुआ कर खतियान देखो, और खतियान अगर ना हो तो ऐसे मैनुअल रूप से तो अथी इशू स्थानीय बन जीते। तो जब मैनुअल रूप से स्थानीय बन जीतो, वहाँ तो खतियान के महत्व देले ना हो तो कोई भी बनाए लेतो। और जिस दिन खतियान तोर लागू हो जीतो, उस दिन सीधे तोरा लाने हो तो खतियान पहले कि तोर पास खतियान हो तब तोरे बन। और जब तोर स्थानीय बन तो ही फॉर्म भर सको, तो ही नौकरी ले सको, तो ही अधिकार ले सको, हो तो कि नहीं सेटा बुझी।
देखिए सीधा सीधे एग्जाम्पल है बैठल हम नहीं खोलियो है हमरा सब अभी बतू तो बुझे आप तो जाते वैसे जब फॉर्म भरा है ना, जैसे भी हो तो सीधे भरा ना खतियान से फॉर्म। अरे बेटा वो खटियान के भरनी तो कहे के मतलब हो कि कितना बड़ा चीज लगो सेटा सोचिए हियाँ रुक तो और जब अगर इटा ना बने पारले तो की बतो कि आज डायरेक्ट ही तोर बनतो स्थानीय और ओकर बेटा है तो यहाँ नौकरी करे अब नौकरी करे हुए तो अपन पूरा परिवार के लिए तो तोर जमीन के अतिक्रमण करके घर बनेतो घर बना के पूरा डेमोग्राफी के चेंज कर देतो पूरा जनसंख्या अपन बसेतो फिर अपन विधायक बनेतो फिर मंत्री बनेतो अरे ऐसा उदाहरण हो 18 को सांसद विधायक कैसे बन गए तोर जगह कि हम झूठो बोल रहे तो चेक कर ले लिस्ट बनल हो कि नहीं बनल और तो देख ले जितना नीति बन रहा सब बाहरियों के पक्ष में बन रहा कैसे बन रहा क्योंकि तोर सुरक्षा कवच के पहले हरण कर दिया गया तो 32 के खतियान बहुत बड़ा चीज लगो जैसे 88 साल के संघर्ष के बाद 88,000 के कुर्बानी दिला के बाद जैसे झारखंड बनल लो तो झारखंड केवल भौगोलिक रूप से मिल जिस दिन 32 लागू भई तो पूरे ककर हाथे खतियान झारखंडी हाथे खतियान ककर हाथे झारखंडी हाथे तो जिस दिन खतियान लागू होता अधिकार भी तोर हाथे आ जीतो सिंपल सी बात हो तो दूसरा झारखंड मतलब पूरी तरह से पूर्ण झारखंड तोरा मिलतो कि नहीं मिलतो और जब ये 62 साल में अपनी रिटायर कर जीतो धीरे धीरे अपने रिटर्न भगतूँ लेकिन अगर 32 लागू ना भेलो तो फिर नया नया आके घुसते जीतूँ फिर अपने 62 साल में रिटायर करतूँ आज जितना भी वैकेंसी भेलो तोरा हम उदाहरण बताइयो अभी कृषि डिपार्टमेंट तो 285 के आसपास वैकेंसी भेलो जल छाजन में तो सब ऑफिसर के पद में जल छाजन में 270 के आसपास में भेलो फॉरेंसिक लैब में भेलो तोर पीपी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में ओकर में नियुक्ति भेलो असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति भेलो 75% बाहरी लोग घुस गए कितना 75% जबकि नीति और पॉलिसी ऐसा होवे चाहिए कि तोर अगर ऑफिसर के पद हो तो 75 गो वहाँ के निवासी के होवे चाहिए संविधान के प्रावधान है कि वहाँ के राज्य सरकार वहाँ के निवासियों के पक्ष में कानून बना सकती है लेकिन पता नहीं ये सरकार कौन सा बोकार कौन सा सरकार लोग हमारा पता नहीं कि सब कानून के केंद्र में भेज दे अरे भारत के 28 में से 18 राज्य कैसे कोई सा ऐसा राज्य है हमको उदाहरण के तौर पर दिखा दीजिए जो कह दे कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने के लिए केंद्र के पास भेजा एक उदाहरण हमको दिखा दीजिए एक उदाहरण पेश करके दिखा दीजिए हम मान जाएंगे लेकिन ये देख सरकार केंद्र के पास भेज दो अगर पहले रघुवर दास भी स्थानीय नीति बनाया था जैसे बनाया था नियोजन नीति बनाया था वो भी गलत बनाया था लेकिन क्या वो केंद्र के पास भेजा था नहीं भेजा था यानी केंद्र भेजने की जरूरत की क्या है 3 संघ सूची होता है 3 गो सूची होता है एक संघ सूची होता है एक राज्य सूची होता है एक मध्य सूची होता है समवर्ती सूची होता है तो जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार कानून बनावे ना भाई केंद्र को क्यों भेजना यह नीति हमने मांग अब हमने मांग कर रहे हैं कि 1932 ही क्यों चाहिए 1908 तो पहले सर्वे होलो 1932 देख अंतिम सर्वे सेटलमेंट हमने 1932 हो इधर के एरिया में मतलब उत्तरी छोटा नागपुर के एरिया में 18 जिला में एक कोल्हान के क्षेत्र जहाँ सर्वे होलो 1964 तो हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जहाँ जैसा सर्वे हुआ उस आधार पर लागू किया जाए अगर हमारा 1932 में सर्वे हो तो 1932 का लागू किया जाए अगर कोल्हान में 1964 में हुआ है तो 1964 को शामिल किया जाए इसलिए क्योंकि जैसे देखिए 1932 शामिल होगा उसको डेडलाइन माना जाए जैसे लागू होगा वो 1932 के पहले जितना सर्वे हो उसको शामिल किया जाए यानी 1908 का सर्वे 1897 का सर्वे मतलब 32 का जितना उसके पहले हुआ है सब सर्वे को शामिल कर दिया जाए जहाँ जैसा सर्वे हुआ है उस आधार पर उसका निर्गत कर दिया जाए और 32 एक इसलिए भी मांग कर रहे हैं क्योंकि ये सर्वे एक परफेक्ट सर्वे है जो कडेस्ट्रल सर्वे हुआ था उसमें कुछ त्रुटियाँ थी उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो कुछ त्रुटियाँ थी जब रिविजनल सर्वे किया गया जब देखिए आप कोई भी चीज़ को बनाते हैं जब एक घर बनाए हुए हैं और जब उसको तोड़ के फिर से बनाते हैं तो एक अच्छा तरह से बनाते हैं उसी तरह से जब 1908 का जब सर्वे हुआ तो उसमें तो थोड़ा बहुत त्रुटियाँ आई तो जब 1932 का जो रिविजनल सर्वे हुआ ना उसमें परफेक्ट तरह का सर्वे हुआ और ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ इसलिए इसका मांग हम लोग कर रहे हैं कि 1932 लागू कीजिए अब देखिए कभी भी घर में जब मान लीजिए कि 2 दरवाजा है एक मेन गेट है एक वो छोटा गेट भी रखते हैं कि जब 2 चक्का घुसाना है तो इसमें घुसा लेते हैं और बड़ा गेट घुसाना है तो हम उसको खोलते हैं अब जब ज़्यादा आदमी घुसना रहता है तो हम लोग बड़ा गेट को खोलते हैं तो जब हम लोग 32 को लागू करेंगे तो 85% आदमी अपने आप घुस जाएगा झारखंड में घुसेगा कि नहीं बचेगा 15% इलाका जो कोल्हान का है जैसे हम लोग 1964 को शामिल करेंगे 100% झारखंड का सुरक्षित हो जाएगा कि नहीं होगा कि नहीं आप ही लोग बताइए जब 100% सुरक्षित हो जाएगा जब उनके हाथों में खतियान आ जाएगा और उस आधार पर स्थानीय नीति बनेगा तो नौकरी कौन लेगा नौकरी भी यानी सुरक्षित हो जाएगा अब यहाँ ला दिया है 60-40 का नियोजन नीति एक्चुअली में 60-40 का नियोजन नीति नहीं है जैसे दादा बोल रहे थे ये 40-60 का नियोजन नीति है कैसे क्योंकि 40-60 का नियोजन नीति इसलिए कि 60 तो आपको दे दिया लेकिन 20% ये फर्जरी सर्टिफिकेट बना के भी तो घुस रहा है वो कहाँ जाइएगा
स्थानीय नीति आपका जब खतियान लागू ही नहीं है, फर्जरी सर्टिफिकेट तो बनिए रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। 1000 रुपया देके 2000 रुपया देके जब स्थानीय बन रहा है तो वो लोग कहाँ जाएगा, यहाँ नौकरी लेकिन फर्जरी सर्टिफिकेट बना रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड सरकार से मांग है कि खतियान के आधार पर सबसे पहले परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन। झारखंडी को परिभाषित करने के लिए जैसे हम पूरा भारत के 28 में से 18 राज्य के जब डाटा हम पढ़ लियो, पूरा नियोजन नीति के स्थानीय नीति के जब स्टडी कर लियो तो हमें की पढ़ लियो कि सब राज्य ने वो 4 आधार पर लोगों के परिभाषित कर लियो अपन अपन राज्य के। जैसे मराठी के कैसे, महाराष्ट्र के लोग के कैसे परिभाषित कर लियो, गुजरात के लोग के कैसे परिभाषित कर लियो कि गुजराती के लगो, बिहार के लोग के कैसे परिभाषित कर लियो कि बिहारी के लगो। तो अगर हमने चेक कर लियो तो वहाँ 4 चीज़ पे लियो। पहला पे लियो कि सर्वे सेटलमेंट के आधार पर परिभाषित किया है, यानी खतियान के आधार पर, कि जिसको पहले जिसके हाथ में खतियान है वो या तो बिहारी है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, मतलब कागज के आधार पर, खतियान के आधार पर, यानी जमीन के रसीद के आधार पर, उसके पट्टा के आधार पर। पहला। दूसरा आधार जो माना है वो माना है उसका भाषा के आधार पर। जैसे जो अगर गुजरात में गुजराती जानता है तो गुजरात में जो गुजराती जानता है वो गुजराती है, महाराष्ट्र में जो मराठी जानता है वो मराठी है, पंजाब में जो पंजाबी जानता है वो पंजाबी है, बिहार में भाषा का महत्व दिया है जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, इन भाषाओं को जो जानता है वो बिहारी। तो पहला कॉलम हो गया सर्वे सेटलमेंट यानी खतियान, और दूसरा भाषा, और तीसरा संस्कृति के आधार पर परिभाषित किया है। संस्कृति माने की संस्कृति माने सब, मतलब तोर भाषा, तोर खान पान, तोर रहन सहन, तोर लोकगीत, तोर रीति रिवाज, तोर परंपरा, तोर पर्व त्यौहार, ओकर आधार पर परिभाषित किया। ये 3 आधार पर, ये 4 आधार पर ही पूरा झारखंड को परिभाषित किया जाता है कि या मराठी कौन है, गुजराती कौन है, बिहारी कौन है और पंजाबी कौन है। तो उसी तरह से हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि 22 सालों के झारखंड, जो 23 साल का जो झारखंड हो गया है, आज तक हम लोग परिभाषित नहीं हो पाए हैं। इसी के आधार पर पहले परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन। जैसे मान लीजिए अभी अमित बता रहा था कि यहाँ 30 लोग हैं, तो 30 लोग तो हम लोग झारखंडी नहीं हो सकते ना, बिहार के लोग भी तो यहाँ हैं, गुजरात के भी तो लोग हैं यहाँ हैं। तो जब हम कह देंगे, नीति बना देंगे कि यहाँ के लोग, अभी जैसे हेमंत सोरेन सरकार बोलो कि यहाँ के प्राइवेट जो कंपनी में है उसमें 75% यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। अब एक देखिए कितना मूर्ख बना रहा है, कितना बोका बना रहा है, कैसे दीजिएगा हमको बताइए। तो पहले परिभाषित ना कीजिएगा कि कौन है झारखंडी, अभी करबे नहीं किया है तो उसमें तो सब बाहरी भी घुस जाएगा। क्या मांगिएगा आप डॉक्यूमेंट में? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, यही मांगिएगा। तो आधार कार्ड तो वोटर कार्ड जो बांग्लादेश से आया उसके पास भी है कि नहीं, जो बिहार से आया, जो यूपी से आया उसके पास भी है। क्या स्थानीय हो जाएगा? नहीं होगा। स्थानीय वो होगा जो पहले खतियान दिखाएगा, और खतियान के आधार पर जिसका स्थानीय निर्गत होगा, जाति निर्गत होगा, और वो जो दिखाएगा वो स्थानीय होगा, वो झारखंडी होगा। फिर आप नौकरी 75% दीजिए, खांटी झारखंडी का नौकरी होगा। हम ये नहीं कहते कि 25% में उसका अधिकार नहीं दीजिए, हम कहते हैं हम भी बाहर राज्यों में नौकरी करने जाते हैं, लेकिन कितना, सरकारी नौकरी अगर C और D है तो 5% में, अगर ऑफिसर का पद है तो 25% में, ना कि 75% में। ये हम लोग मांग रहे हैं। उसके बाद नियोजन नीति जो 60-40 का है, नियोजन नीति में हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 60-40 का नीति नहीं, 90-95 का, 90 जिसमें 90 या तो झारखंडी होगा और 10 को बाहर, या 95 को झारखंड का होगा, 5 को बाहर का। क्यों? क्योंकि पूरा भारत का जितना राज्य है इसी तरह का नियोजन नीति बनाया, लेकिन झारखंड का जितना नौकरी आ रहा है इसमें ओपन फॉर ऑल आ रहा है। अभी तत्काल में देख लीजिए, PGT का वैकेंसी आया, असिस्टेंट लेबोरेटरी का वैकेंसी आया, अभी उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आया। सब में कैसे होगा? सब में अन्य राज्य का जब फॉर्म देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है कि भारत का नागरिक और महाराष्ट्र का निवासी फॉर्म भर सकता है। गुजरात में जाइएगा तो वहाँ लिखा रहता है कि भारत का नागरिक और गुजरात राज्य के निवासी फॉर्म भर सकता है। जब पंजाब में जाइएगा तो वहाँ लिखा रहता है भारत का नागरिक पंजाब राज्य का निवासी भर सकता है। ऐसे 18 राज्य ने किया है, लेकिन झारखंड का जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें लिख देता है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ बताइए भारत का नागरिक कौन नहीं है? कैसे हुआ भारत का नागरिक? एक कॉलम और किस्मत खराब, पूरा झारखंडी बर्बाद, झारखंडी गुलाम। कैसे? वो एक कॉलम भारत का झारखंड का निवासी कैसे लिखाएगा? पता है कैसे लिखाएगा? कोई सोचे? 1932 से ही लिखाएगा। जैसे उसको लागू कर दिया जाएगा, परिभाषित हो जाएगा कि झारखंडी कौन है। 1932 के आधार पर, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के आधार पर जैसे परिभाषित कर देगा झारखंडी को, वो वहाँ लिखा जाएगा क्या? भारत का नागरिक और झारखंड का राज्य का निवासी फॉर्म भर सकता है। और ये जब तक लागू नहीं होगा, आज 23 साल हो गया है ना, 23 साल हो गया ना, और भी 50 साल या 100 साल तक लागू नहीं होता है तो वह भारत का नागरिक ही रहेगा और सब भरते जाएगा, घुसते जाएगा।
उसका रोकने का एकमात्र उपाय है कि पहले खतियान लागू करो। तो कितना बड़ा लड़ाई है, 88 साल संघर्ष लगा था झारखंड को लेने में, तो सोचिएगा कि 2 साल में मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। लोकतंत्र में मुंडी की संख्या गिना जाता है, लोकतंत्र में मुंडी की संख्या गिना जाता है, जिसका मुंडी है उसी को बात को माना जाता है। आज हम लोग सड़क से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनन नीति, शिक्षा नीति हम लोग के पक्ष में बनाए। अगर ये नीति लागू नहीं करती तो हम लोग सड़क से सदन भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कुंवर नारायण जी एक बहुत अच्छा बात बोले थे कि जिस दिन सड़क सूना हो जाएगा संसद आवारा हो जाता है, सदन आवारा हो जाता है। सड़क कभी सुना नहीं पड़ना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, राजा महाराजाओं का देश नहीं है जिसमें एक राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आप भी राजा बन सकते हैं। एक गरीब घर का, एक दबे कुचले घर का परिवार का, शोषित वंचित पीड़ित का बच्चा भी राजा बन सकता है। लेकिन आज नेपोटिज्म, परिवारवाद, वंशवाद इतना हावी है पूरा देश में। आप बिहार चल जाइए तो वहाँ लालू यादव का परिवार राज कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश चल जाइए तो वहाँ अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का परिवार राज कर रहा है। आप महाराष्ट्र चल जाइए तो बाला साहब ठाकरे का परिवार राज कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहाँ फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का परिवार राज कर रहा है। आप उड़ीसा चले जाइए तो वहाँ बिजू पटनायक का परिवार राज कर रहा है। आप झारखंड आ जाइए तो शिबू सोरेन का परिवार राज कर रहा है। कौन? शिबू सोरेन सांसद, उसका बेटा विधायक मुख्यमंत्री, उसका दुर्गा सोरेन तो मैं गए बेचारे, उसका तो बात ही नहीं करना है। बसंत सोरेन विधायक, उसके भाभी सीता सोरेन वो भी विधायक, परिवारवाद। अभी जो उन लोग का बच्चा हुआ है, जो अभी 18 साल का है, तो अभी अलग अलग पार्टी बना लिया। वो लोग पार्टी बनाया कि नहीं, एक्चुअली बनवाया गया है कि तुम लोग कैसे उभरोगे, बनवा दिया गया कि आने वाला फ्यूचर तुम्हारा ही, यानी राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। तो लोकतांत्रिक देश में, और जब अगर कोई गरीब घर का बच्चा अगर कोई आंदोलन करके, हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? अगर कहेगा जाएगा तो कहेगा कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अरे ये लोग तो राजनीति कर रहा है। क्यों? अगर हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर छोड़ दो अगर राजनीति गलत। अगर कोई बच्चा आएगा तो कहेगा आंदोलन करने या बताने या समझाने, तो राजनीति करने आया है। तो जिस दिन से यहाँ का पढ़ा लिखा युवा बोल दिया ना आई हेट पॉलिटिक्स, उसी दिन से इस देश का, इस राज्य का दुर्गति तय हो गई। जिस दिन पढ़ा लिखा हुआ युवा बोल देगा आई लव पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स करने आए हैं, उस दिन से देश सुधरना शुरू हो जाएगा, राज्य सुधरना शुरू हो जाएगा। तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप अंगूठा छाप को मंत्री बना देते हैं, आप सांसद बना देते हैं, आप विधायक, और उससे उम्मीद करते हैं कि पीएचडी वालों के लिए कानून बना। कैसे बनेगा भाई? सोचने वाला बात है। कैसे बनेगा? आप एक अंगूठा छाप, जितना भी मंत्री है आप देख लीजिए, सदन में ही देख लीजिए, जितना भी मंत्री है कौन पढ़ा लिखा है? चंपई सोरेन वैसे, सीता आपका जोबा मांझी है वैसा ही, सब वैसा ही, हफीजुल अंसारी वैसा ही, सब मंत्रिमंडल उसी तरह है। अब उस मंत्रिमंडल से हम आशा करेंगे कि हमारे पीएचडी वालों के लिए, पीजी वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए, एमबीबीएस वालों के लिए कानून बना है। तो कैसे बना देगा भैया? उसको तो आईएएस लोग बोका बनाएगा ना, उसको मुख्य सचिव लोग तो बोका बनाएगा ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं। और हम लोग को और एक प्रोपोगंडा चला जाता है। कभी कोई आंदोलन होता है, चाहे कोई भी एथी होता है, तो उसको जातीयता के आधार पर बांट दिया जाता है, धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है। कभी भी हक अधिकार का बात होगा तो पॉलिटिक्स का नाम दे दिया जाता है, प्रोपोगंडा का नाम दे दिया जाता है, राजनीति कर रहा है। तो क्या राजनीति करना गलत है? अगर राजनीति करना गलत है, प्रोपोगंडा चला देता है कि लोग राजनीति कर रहा है, ठीक है। अगर राजनीति करना गलत है तो तुम भी छोड़ दो भैया। अगर राजनीति करना पाप है तो तुम भी छोड़ दो भैया। अगर राजनीति करना अपराध है तो तुम भी छोड़ दो भैया। तुम काहे ब्लैक शीशा लगा के फॉर्चूनर में घूम रहे हो? क्यों? काहे नहीं छोड़ देते? ये आपके मन में, आपके मेंटलिटी में एक ऐसे भर दिया गया कि ताकि उसका वो राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बने, फिर उसका पोता राजा बने, राजा बनते रहे, आप आ ही नहीं आगे पाए। और जब कोई लड़का उभर के आता है तो उसको कह दिया जाता है अरे ये 2 दिन का है, चीखेगा चिल्लाएगा सूझ जाएगा। आपको प्रोपेगेंडा आपके मेंटलिटी में भर दे रहा है, इसलिए आप उसका समर्थन भी नहीं करने जाते कि जान रहे हैं कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप साथ देंगे नहीं। ऐसा सेट कर दिया जाता है, आपके माइंड में पुट कर दिया गया। इतना हम लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं कि किसी भी नए चेहरे, उभरते हुए चेहरे को हम लोग देखना पसंद नहीं करते। हम लोग एक ट्रेडिशनल, एक रूढ़िवादी परंपरा से राजनीतिकरण चलता आ रहा है और उसी को हम लोग अपनाते चले जा रहे हैं। जो बदलना है तभी हम लोग का सिस्टम बदले।
तो सी और डी की नौकरियों में हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि 90% हमारे लिए रिजर्व किया जाए, और ऑफिसर का जो पद है उसमें 75% हमारे लिए, और प्राइवेट नौकरियां जो है उसमें भी 75% हमारे लिए रिजर्व किया जाए। ऐसा नीति बने, तभी हमारा विकास हो सकता है, तभी हमारे बच्चों का भला हो सकता है। लेकिन झारखंड में है उल्टा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 75 नहीं 90% बाहर के लोग घुस जा रहे हैं, हम लोग 10 में भी नहीं घुस पा रहे। हम बताते हैं उदाहरण, अभी का बता रहे हैं, अभी का जितना वैकेंसी अभी 3400 कुछ 49 पद का वैकेंसी टीचर का लिया, जो 2016 का वैकेंसी था, उसमें गोड्डा में 79 टीचर का वैकेंसी, 52 गो बाहरियों का हुआ। यही टीचर का वैकेंसी 2018 में हुआ था, इसी का ज्वाइनिंग, जिसमें गोड्डा और गिरिडीह जिला में 52 गो इंग्लिश का टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 48 गो बाहरियों का हुआ था। कितना परसेंट जा रहा है? 99%, 98% जा रहा है। संस्कृत में 56 गो टीचर का वैकेंसी था, 54 गो बाहरियों का हुआ था। केमिस्ट्री में 37 गो टीचर का वैकेंसी था, 36 गो बाहरियों का हुआ था। कमोबेश सब में सही स्थिति है, सब में बाहरी घुसा जा रहा है। और अब जब एक बार वो घुसेगा तो कितना साल में रिटायर करेगा? 62 साल में। सोचिए 62 साल में, 62 साल तक आपका शोषण करेगा, कोई भला नहीं करेगा। जितना भी बाहरी ऑफिसर आता है, दरोगा आता है, एसपी आता है, डीएसपी आता है, देखिए आपका कभी भला नहीं करेगा। एक लोकल रहता है तो उसका अंदर भावना रहता है, लेकिन जब बाहरी लोग आएगा तो आपका केवल शोषण करेगा, वो कैसे लूट कर खाएगा इसी पे ध्यान रखेगा। लेकिन बेरमो का विधायक है, एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमा रहा है कोयला बेच के, चोरी के। कोयला का धुआं आप पी रहे हैं, जमीन आपका जा रहा है, जंगल आपका उजड़ रहा है, पॉल्यूशन आप झेल रहे हैं, गर्मी आप झेल रहे हैं, लेकिन मजा कौन मार रहा है? और उसके अगल बगल में जितना है सब बाहरी लोग, जितना कोयला सप्लाई कर रहा है बिहार का, एथी का, सब जितना बड़ा दलाल है, ठेकेदार है, सब बाहरी लोग। आप कहाँ हैं? वोट तो आपका जा रहा है, जमीन तो आपका लूट रहा है, धुआं तो आप खा रहे हैं, फेफड़ा किडनी आपका जल रहा है, लेकिन मजा बाहरी लोग मार रहे हैं। सोचने वाला विषय। ये कैसे रुकेगा? ये रुकेगा स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनन नीति से। जब सारी नीतियां बन के तैयार हो जाएगा, उसी दिन हमारा सुधार होगा। अब कुछ गलतियां, कुछ नहीं, बहुत बड़ी गलतियां हमारे अंदर है। पहले अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा। जैसे दादा बोल रहे थे, जैसे अमित बोल रहा था, कैसे हैं? सबसे पहले हम लोग को अब कहाँ सुधारना पड़ेगा, सोच समझिए। सबसे पहले हम लोग को शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को। एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा व्यवस्था, पूरा भारत की शिक्षा व्यवस्था, सबसे चौपट शिक्षा व्यवस्था झारखंड का। बिहार सबसे चौपट है, उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर एक बात बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा का शेरनी का दूध पीना ही नहीं दिया। अब कोई बच्चा अगर माँ का दूध नहीं पिएगा, कुपोषित होगा कि नहीं होगा? इसलिए सबसे पहले जाना, सबसे पहले बात जाना कि शिक्षा ही इसका वो मजबूत हथियार है। आज हम लोग 10 गो हमसे बड़े उम्र में, सबके सब बड़े उम्र में, कोई हम उम्र है, कुछ छोटा है, लेकिन आज आप लोग को बता रहे हैं या जागरूक कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? वो पावर क्या है? एजुकेशन इज मोस्ट वेपन, मोस्ट पावरफुल वेपन। मतलब शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण हथियार AK-47 से भी ज्यादा काम करता है। अगर एक AK-47 चलाइएगा, चाहे एक बम मारिएगा ना, अगर परमाणु भी बम मारे जाए ना, तो मान लीजिए लाखों के कर सकता है, लेकिन जब एक कलम अगर चला दिया जाए ना, तो देश नहीं पूरा दुनिया को वर्ल्ड वार करा सकता है। समझिए कितना पावर है। लेकिन हम लोग एक नंबर बात बोलाई, एक नंबर दुनिया में वर्ल्ड वार करा सकता है। अगर प्रधानमंत्री अगर एक साइन कर दिए ना, तो भारत में पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। समझ सकते हैं? या तो वहाँ के प्रधानमंत्री अगर साइन कर दिए तो पाकिस्तान भारत में शामिल हो सकता है। करोड़ों आदमी, यहाँ संख्या 1.5 अरब है ना, 1.41 पहुँच गया है, तो 1.5 अरब मान लेते हैं, तो 1.5 अरब लोग रातों रात मारा जा सकता है। अगर कह दिया कि यहाँ को वर्ल्ड वार में झोंक दिया गया, 3rd वर्ल्ड वार में, तो यहाँ का आदमी 1.5 अरब आदमी मारा जा सकता है। ये कलम का पावर है, ये एजुकेशन का पावर है, एक नंबर बात, ये शिक्षा का पावर है। इस पावर को समझिए, इस पावर को समझिए। अम्बेडकर जी एक दलित समाज से, एक छोटा समाज से, बहुत नीचे तबके का, बहुत नीचे तबके से उठ के खड़े हुए और उन्होंने जो थ्योरी दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। तो सबसे पहले बोले कि शिक्षित बनो। क्या बोले? शिक्षित बनो। तो पहले हम लोग को शिक्षित बनना है। अपना बाल बच्चा को अगर खाने का नहीं है, अगर खाने का नहीं है तो एक पेड़ भूखे रहिए, लेकिन उसको किताब को कोई जरूरत दीजिए। अगर सोने का नहीं है तो जमीन में सो जाइए, लेकिन किताब को किसको दीजिए। और अगर प्राइवेट को, सरकारी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जो ये लोग जान के कि अगर शिक्षा रहेगा, ये लोग पढ़ेगा तो आवाज उठाएगा। आज हम आवाज उठा रहे हैं, क्यों? उसका कारण है शिक्षा पाए।
वहाँ जेपीसी का तैयारी हम 5 साल रांची में बैठ के कलम घिसे, एक एक अक्षर को देखें, तब आज हम आपके पास बोल रहे हैं। आज जयराम भी मातो हैं तो पीएचडी किए हुए देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, तब जाके आज बोल रहे, आज समझा रहे। तो क्या है शिक्षा है। हमारे पास करोड़ों टका हाल कि तो नहीं बोल के आ लियो कि करोड़ों टका दबो तो नहीं, ऐसा तो नहीं बोल के आ लियो। पेट्रोल भी बोल के आ लियो कि नहीं बोल के आ लियो, नाश्ता दबो ऐसा बोल के आ लियो कि नहीं बोल के आ लियो। तो की सुने लाने वह शिक्षा के पावर समझ ला। तो सबसे पहले अपन बाल बच्चा के हमने शिक्षित करे हो तो, और शिक्षित ऐसा ना गरमजुरुआ टाइप के ना, रैती टाइप के करे हो तो, गरमजुरुआ टाइप के शिक्षित ना करे हो तो। आज तो देखिए फॉरेंसिक लैब के वैकेंसी निकल रहा, अब वहाँ वैकेंसी निकल रहा। सबसे बड़ा खराब बात देखिए कि पूरा झारखंड के 2 लोग फॉरेंसिक लैब में डिग्री ले लो, तो वैकेंसी की नौकरी केला तो बाहरी लोग नहीं लेते। जब 75% जब स्थानीय की नौकरी दी एक बात होले प्राइवेट में, तो टाटा के एमडी से पूछ ले के मुख्य सचिव क्या ऐसा पॉसिबल है, मुख्य सचिव गैलर मुख्यमंत्री क्या ऐसे पॉसिबल है कि 75% यहाँ के लोगों को नौकरी दिया जा सकता है? बोला हाँ दिया जा सकता है, बड़ी बात नहीं है, दिया जा सकता है। लेकिन कहल का एक बात कि हमको चाहिए मेटालॉजिकल लेबोरेटरी रिसर्चर यानी साइंटिस्ट, जो मेटालॉजिकल लेबोरेटरी मतलब लोहा पे जो रिसर्च करता है। अब वो डिग्री कोई ले नहीं के झारखंड में, तो हम उसको तो बाहर से हायर करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग को नीचे लेवल के एजुकेशन से लेकर हायर लेवल के एजुकेशन तक और विभिन्न कोर्सों में भी एडमिशन लेना पड़ेगा, तब हम लोग झारखंड में कब्जा कर सकते हैं, स्थापित हो सकते हैं। आज हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम कितना लोग सुने बताइए तो? कोई नहीं जानता, बताइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में 1 गो, मेरा भाई पढ़ता है, मेरा अपना चाचा का बेटा, हम लोग सब भाई वहीं रहते थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहीं है। अब वहाँ फिजिक्स में एडमिशन लिया है पीजी में, वहाँ मात्र 45 सीट में मात्र 3 गो झारखंडी, क्योंकि झारखंडी को पता ही नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ, तो कहाँ से पढ़ेगा। बंगाली है उसमें, बिहारी है और उड़िया के लोग भरे हुए, यूपी के लोग भरे हुए। हमारे यहाँ मेरा जमीन गया, मेरा जल गया, मेरा जंगल गया, मेरा जमीन गया, सारा चीज लूट गया, लेकिन हमारे लोग वहाँ पढ़ ही नहीं रहे। अभी भारत में विश्वविद्यालय में डिफेंस विश्वविद्यालय जिसको रक्षा विश्वविद्यालय बोलते हैं, पूरा भारत में 3 ही है, जिसमें से 1 झारखंड में। कोई जानते हैं कि रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ? रक्षा विश्वविद्यालय में कोर्स होता है डिप्लोमा इन पुलिस डिपार्टमेंट, एमएससी इन फॉरेंसिक लैब। कहाँ है वो? हम डिफेंस वाला में उसका फी मात्र 22,000, 2 साल का कोर्स है, लेकिन कोई किया हुआ है? नहीं किया। अब जब उसमें कोर्स निकलेगा फॉरेंसिक लैब क्या होगा, जैसे कोई आदमी मरा, कैसे मरा हम लोग नहीं जान रहे हैं, जल के मरा, कट के मरा, जो भी मरा, उसका जो सैंपल ले जाता है और जो लोग जांच करते हैं वही आया फॉरेंसिक लैब, वही वो फॉरेंसिक लैब। लेकिन हम लोग को जानकारी का अभाव है, जागरूकता नहीं, जागरूकता नहीं है, जागरूकता नहीं है, जिस कारण से हम लोग इस तरह समझे वाला भी। हम लोग को जागरूक पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों को एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। प्राइवेट सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद है। आप बच्चा को स्कूल में एडमिशन जरूर करा दीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो पैसा में उल्फा में, दारू में, गुटखा में, तिरंगा में खर्च कर रहे हैं, उल्फा खर्च कर रहे हैं, उसको 200, 300, एक नहीं 3 गो 4 गो प्राइवेट ट्यूशन लगा दीजिए। और जो युवा पीढ़ी है उससे आग्रह है कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर 12th किए हुए हैं, तो आपके नीचे का जो पहला क्लास का, दूसरा क्लास का लड़का है, नहीं होता है, अगर आपसे सक्षम हो पाता है तो फ्री क्लास जरूर दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जरूर दीजिए। कुछ तो सुधार होगा, कुछ तो एजुकेशन आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बर्बाद कर दिया। और गलती इसमें हम लोग का है। अगर आप आज 10,000 का फ़ोन लिए है ना, तो 10,000 में कितना टैक्स भरे पता है? 28% टैक्स भरे। कितना हो गया? 7,000 में 3,000 टैक्स भरे। 7,000 दिए, 3,000 सरकार को दिए। वही टैक्स का पैसा सरकार कोई सैलरी नहीं देता है। BDO, CO, सांसद, मंत्री जितना है, DC, SP, सबको सैलरी कौन देता है? हम लोग देते हैं। जनता, लोकतंत्र में जनता ही सरपरी है, जनता ही मालिक है। और मालिक हम लोग नौकर को सैलरी देते हैं, लेकिन सैलरी नौकर को देते हैं, लेकिन नौकर से कभी सवाल नहीं कर पाते हैं कि तुम हमारे लिए शिक्षा का व्यवस्था नहीं। कभी विधायक से पूछे, कभी मंत्री से पूछे कि हमारे स्कूल में ये टीचर की व्यवस्था नहीं, आप टीचर का व्यवस्था कीजिए। मांगे कभी कि टीचर चाहिए हमें? नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। क्यों? आप सैलरी दिए। आप BDO का ऑफिस जाते तो वहाँ लिखा रहता है प्रशासनिक सेवक अधिकारी, लिखा रहता है ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीचे दिखे प्रशासनिक सेवक अधिकारी, DC की लिखा रहता है। सेवा मतलब क्या? नौकर सेवा कौन करता है? नौकर। अगर आपके घर में एक प्राइवेट नौकरानी रखे हैं, तो अगर अच्छा से पोछा नहीं लगाएगा तुरंत टोक दीजिएगा, कह रहे तो पोछा सही से ना लगेगी। लेकिन इतना बड़ा पद देने के बाद भी सैलरी 1,60,000 विधायक का सैलरी देने के बाद भी आप एक सवाल नहीं करते। आपका पेट्रोल से, आपका डीजल से, आपका
वो विधायक चल रहा है, वो सांसद चल रहा है, वो बीडीओ चल रहा है, वो सीओ चल रहा है, लेकिन कभी सवाल नहीं पूछता है। तो गलती तो अपना भी है। पूरा भारत की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से, उसमें झारखंड को किस तरह से ध्वस्त किया गया है समझिएगा थोड़ा। हर 30-35 बच्चा में एक टीचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 200, 300, 400 बच्चा में भी एक टीचर नहीं। कहाँ से पढ़ेगा? जहाँ थमाना चाहिए स्लेट वहाँ थमा दिया प्लेट, क्या बच्चा पढ़ेगा? वही छिपकली गिरल खिचड़ी खाएगा, सांप मरल खिचड़ी खाएगा, ओकर में बीमार पड़ेगा। ऐसा स्थिति है। पूरा भारत के जो टॉप राज्य है एजुकेशन में, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, वो अपने बच्चों पर सालाना 60,000 रुपया खर्च करता है अपने बच्चों पर, 50 से लेकर 60,000 तक। लेकिन झारखंड में कितना खर्च करता है पता है? 6,000 रुपया, 6,000। अगर प्राइवेट में एडमिशन कराइएगा ना तो 1 महीने का फी है 6,000 रुपया, और यहाँ सालाना 6,000 रुपये। आपका बच्चा क्या पढ़ेगा 6,000 रुपये बताइए? क्या झारखंड गरीब है? आप गरीब अगर मानते हैं तो वो बता देते हैं कि झारखंड किस तरह से गरीब है। टोटल झारखंड पूरा भारत का 40% खनिज है जो पूरा भारत में नहीं है। पूरा झारखंड से पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया चल रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ का बिजली जला रहा है। मुंबई औद्योगिक नगरी है, दिल्ली औद्योगिक नगरी, बिजली कहाँ से जा रहा है? झारखंड से जा रहा है। कोयला कहाँ से जा रहा है? झारखंड से जा रहा है। अबरक कहाँ से जा रहा है? झारखंड से जा रहा है। सोना, चांदी, तांबा, अबरक भरल है। केवल 26% कोयला के लिए उसका रेवेन्यू समझिए कितना जाता हो। इतना अमीर राज्य कि पूरा भारत का केवल आपका नीति बनाने वाला नहीं, आपके लोग सिस्टम में नहीं, जिस कारण से हम लोग का इतना शोषण हो रहा है। लेकिन उसमें देखिए कि गरीबी कितना, 42% गरीबी है। 42% जो पूरा भारत के सबसे नंबर 1 बिहार के बाद आता है, इसलिए गरीब रखा गया। आज देखिए पूरा भारत में से सबसे ज़्यादा सस्ता मजदूर जो है बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बंगाल में मिलता है सबसे सस्ता मजदूर। केवल और केवल बर्बाद करके एजुकेशन सिस्टम, आपको एक पढ़ा लिखा युवाओं का फौज खड़ा किया जा रहा है, बेरोजगारों का एक फौज खड़ा किया जा रहा है, और कुछ नहीं। सब कह रहा है आज ग्रेजुएशन कर गए, पीजी कर गए, लेकिन एक नौकरी करने लायक नहीं। काहे नहीं है? काहे कि क्वालिटी वाला शिक्षा नहीं दिया। रिजल्ट कहाँ ले गया? 98% तक, किसी को फेल नहीं करना। लालू यादव का कहानी सुनाते हैं, जब झारखंड भी बिहार में था, 1995 में गया था केरल। उस समय यहाँ का एजुकेशन 34% था, 34-35-40 जो भी रहा होगा इसके आसपास था। जब केरल गया तो केरल में पाया उस समय 85%। बोला बाप रे बाप, केरल में 85% एजुकेशन लिटरेसी रेट, और यहाँ कर 35-40%। ये कैसे हुआ? तो जब वहाँ बिहार से लौट के आया तो बोला, बैठा अपना सचिव लोग से, बोला ये कैसे होता है? तो बोला कि जो नाम लिखने जानता है ना उसको भी एजुकेटेड घोषित कर। उसी समय जो चला था डिबिया जलाओ और एजुकेटेड करो, तो बूढ़ा बूढ़ी को नाम लिखाने सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था पता है? उस लिटरेसी रेट को बढ़ा दिया गया। झारखंड में अभी भी लिटरेसी रेट कितना है? 65%, 66%। अभी भी 66% ही शिक्षित है वो, उस तरह से भी। और सही मायने में अगर शिक्षा में देखा जाए तो झारखंड में 30 से 35% से ज़्यादा शिक्षित नहीं है, 30 से 35% से भी नहीं है। इतना खास्ता हाल है झारखंड। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो जिसको चुन के भेज रहे हैं वो सही से हम लोग के सिस्टम में काम नहीं कर रहे। इसलिए अब हम लोग को बहुत तर्क से, बहुत सावधानी से, बहुत अपना जज करते हुए हम लोग, जब भी चुनाव आता है, झारखंडी के लोग मोदी ने तो मास, जब आई तो दारू दे के, 500 टका दे के, मुर्गा दे के वोट लेके चल जीते। तो भैया जब 500 टका एक चुनाव में वो अगर मान ले जाए तो 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, तो 5 साल में वो 50 करोड़ कमाए तो भी सोचतो। अब 50 करोड़ कहाँ से कमाई? तो ओकर सैलरी तो 1,60,000, ओकर में भी घूमो फिरो है, पेट्रोल खर्च हो तो बचते की कुछ ना। यानी 50 करोड़ कहाँ से कमाई? तो वह 1 करोड़ के अथी पास भेलो तो 40% विधायक जी जीतो, 10% बीडीओ जीतो, 2% बड़ा बाबू जीतो 50% में, और 20% तो ठेकेदार बहुत बचे, तब 30%, यानी 20% में। अब 20% में जहाँ 5 एक के मसाला मिले चाहिए वहाँ 10 एक के मसाला। जे स्कूलवा के 100 साल चले चाहे वो 2 साल में टूट के हो जीतो। कहाँ से मार कर लो समझ? तो सबसे पहले अपन में भी सुधार करें। तो पहला सुधार एजुकेशन में, दूसरा सुधार दारू मुर्गा में। दारू मुर्गा हमने के बहुत बर्बाद कर लो, दूसरा सुधार। तीसरा सुधार वोट दिए में। ऐसे भी शिवा मातो कह लो, शिवा मातो बहुत अच्छा दे लो ठेठ भाषा में कि पानी पिए छान के और वोट दिए जाए, वोट दिला जाए। शिवा मातो के हमारे बहुत बड़ा एहसान हो, अगर हमें जिंदगी भर से फैन रहो। इसलिए फैन रहो कि जब झारखंड का उदय नहीं था, झारखंड का अस्तित्व नहीं था, तब 1980-82 में एक झारखंड कॉलेज को स्थापित कर दिया, जो 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी कॉलेज नहीं था। यहाँ पढ़ने के लोग पिकेरो जाना पड़ता था। जब उस समय बिहार था, उस समय नाम दिया झारखंड,
बोला एक बार खाली गछा में पानी तो दियल दे फरवा तो अपने पूछता है ओकरे फर लगी हमें झारखंडी कॉलेज को फर लगी और जितना आसपास के हमें पढ़ल हमें करता हूँ झारखंडी कॉलेज के फर हमें आज कहियो ना तो बेचारा देख अंगूठा छाप आदमी हाँ कम से कम 4 से 5 लाख बच्चों को शिक्षित कर दिया। समझिए कितना बड़ा काम किया था वो बंदा। वो पुरोहित था, पुरोधा था वो, जिसका मिशन देखिए अनलिटरेट आदमी, अशिक्षित आदमी इतना बड़ा लिटरेसी रेट को दे के चला गया। उसका सदियों तक आदमी को गुलाम रहना चाहिए शिक्षित होकर गया। नहीं पढ़ पाते हम लोग, जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, जिस एरिया से हम लोग आते हैं, शिक्षा का सा नहीं जानता है। हमारा बाप जो है साइन सिग्नेचर करने नहीं जानता है, हम लोग कैसे पढ़ पाते? उसका देन है। तो जब ये अंगूठा छाप आदमी उतना बड़ा काम कर सकता है, तो जब पढ़ा लिखा जाएगा उस सिस्टम में, समझिए कितना बड़ा काम कर सकता है। वैसे आदमी को भेजना पड़ेगा। ये सुधार आप लोग पर छोड़ के जाते हैं। ये 10 गो नहीं है। कौरव की सेना कितना था? लाखों का। पांडवों का सेना कितना था? 5 गो माना जाता है। लेकिन जीत किसका हुआ? पांडवों का। क्योंकि पांडव सही के पक्ष में थे। उनको मांगा गया था कि 5 गांव दे दो, हम नहीं कुछ करेंगे। उसी तरह हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को स्थानीय नीति दे दो, नियोजन नीति दे दो, जो हमारा हक अधिकार बनता है वो हम लोग को झारखंड में सुरक्षित कर दे। अगर नहीं होता है तो पांडव का रोल हम लोग सबको लेना पड़ेगा। आज 10 गो बैठे हैं। जब बोकारो धर्मांतरण आंदोलन शुरू हुआ था उसी तरह 10 एक बैठे थे, लेकिन 10 लाख का भीड़ निकला था ना 31 जनवरी को। तो ये 10 को भीड़ को नहीं समझिए, छोटा नहीं समझिए। 10-10 बन के हम लोग पूरा पांडवों का सेना खड़ा कर रहे हैं। और पांडवों का सेना इसलिए कि हमारा अब यहाँ शक्तिदा का बात बहुत अच्छा फिट होता। शक्तिदा बोले थे